तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई रमन पर। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश में हमने सोमेश्वर तक पढ़ लिया था। आज हम सोमेश्वर से बाद का पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वीराज चौहान आते हैं अगले शासक चौहान वंश में। और फिर इनके बाद जब इन चौहान वंश समाप्त हो जाता है उसके बाद मोहम्मद गोरी का राज हो जाता है। हमारे भारत मुस्लिमों का शासन हो जाता है एक तरह से। तो हम जानेंगे कि इसमें क्या गलती सारी पृथ्वीराज चौहान की थी कि पृथ्वीराज चौहान की वजह से ही ये युद्ध हार गए, तो फिर मुस्लिमों का अपने हमारे देश पर अधिकार होगा, या इसमें और किसी भी राजा की गलती थी कि मोहम्मद गोरी हमारे देश पर अधिकार कर पाया या मुस्लिमों का अधिकार हो हमारे देश पर। तो हम इसमें जान लेते हैं, पहले इनकी स्थिति जानेंगे। जिस टाइम पर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करेगा तो उस टाइम पर स्थिति क्या थी इनके टाइम की, कि इन्होंने अजमेर में शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर शासन चला रहे थे। इनकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी सोमेश्वर की 1177 में। अब ये 1177 में 11 वर्ष के हैं मात्र। इन ये गद्दी पर बैठेंगे, उत्तराधिकारी कोई है नहीं इनसे बड़ा, इनका भाई नहीं, कोई छोटा भाई था इनका, तो बड़े यही थे, ये बैठेंगे गद्दी पे। इनकी माता थी कर्पूरी देवी, जो कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। वो वहां से शासन चला रही है, पुत्र इनके गद्दी पर बैठे हैं। तो क्या होता है, इनके जितने भी आसपास के राजा थे, भीम सेकंड से तो इनकी पहले ही दुश्मनी हो चुकी है। गुजरात के शासक भीम सेकंड ने, यहाँ माउंट आबू के मैंने बताया था आपको, चेत सिंह राजा की तरफ से पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। लड़ने के बाद इनकी हत्या कर देते हैं भीम सेकंड, सोमेश्वर जी की हत्या कर दी। तो इस पृथ्वीराज चौहान है, इनसे दुश्मनी रहेगी इनकी। एक दुश्मनी के कारण यही मान जाता है कि यहाँ पर एक रानी थी, इच्छुवी रानी करके थी, इच्छुवी नाम की रानी थी माउंट आबू में। तो उनसे ये विवाह करना चाहते थे, पर लेकिन इच्छुवी क्या थी, ये करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से विवाह। अब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया, ये चाहता था इनसे विवाह करना। तो ये जब इन्होंने इनसे विवाह कर लिया पृथ्वीराज चौहान से, तो ये तो सीधा सा ये दुश्मनी होगी इसकी पृथ्वीराज से, थोड़ा बहुत जलेगा। और पहले भी इनके पिता की हत्या कर चुका, तो पृथ्वीराज से बदला लेने की तो सोचेंगे। तो ये तो दुश्मन है ही एक पहले से ही। अब इधर साइड आए हम यूपी की तरफ। यूपी में एक महोबा क्षेत्र है, महोबा पड़ता है यूपी के बॉर्डर पर ही। वहां पर उस टाइम पर, जिस टाइम पर यहाँ अरविंद का गजनी से मोहम्मद गोरी का आक्रमण होने वाला है, एक परमणि देव चंदेल नाम के शासक थे, उनका महोबा में शासन था। इन्हीं के दरबार में दो सेनापति थे इनके, एक आला और उदल नाम के। ये उस टाइम के बहुत वीर माने जाते हैं, बहुत वीर योद्धा थे उस टाइम के ये। एक तरीके से यही इनके शासन को चला रहे थे सही से। तो क्या होता है, कहानी आती है इनके टाइम की। परमणि देव चंदेल, इनसे इनके पास एक घोड़ा था आला उदल के पास, जो कि इनके पिता ने दिया था इन्हें, आला उदल के। तो उस घोड़े को मांगते हैं परमणि देव चंदेल, ये मना कर देते हैं कि भाई मैं घोड़ा तो देने का नहीं, जो तेरे से हो वो कर ले, मैं तो ये घोड़ा नहीं देना ना घोड़ी देना, कुछ नहीं देने का हूँ। तो परमणि देव चंदेल क्या करता है, इन्हें अपने दरबार से निकाल देता, अपने शासन से निकाल के, और निकाल देता बाहर, इन्हें देश निकाला दे देता। ये यहाँ से आके और कन्नौज के शासक जयचंद गेहड़वाल के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रहने लगते हैं और यहीं इसकी सेना में मिल जाते हैं। पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, दोनों की सीमा लगी हुई है, यहाँ से यूपी की और राजस्थान की सीमा मिलती है। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना आ रही थी कहीं से, कोई योजना वैसे किसी युद्ध से लौट कर थी। तो इनका क्या माना जाता है, एक सेनापति, एक कोई सेना का जवान था, वो घायल हो गया था युद्ध में, घायल था। अब वो घायल था, गलती से वो परमणि देव की सीमा के अंदर चला जाता है, यानी महोबा की सीमा के अंदर चला जाता है वो। अब परमणि देव क्या करते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। एक तो घायल है, घायल सेना का जवान है, घायल सेना उसकी हत्या करवा देते हैं। ये बात पहुंचती है पृथ्वीराज तक। पृथ्वीराज को गुस्सा आता है, भाई एक तो मेरा सैनिक मरवा दिया, और वैसे भी वो घायल था, घायल को ही मरवा दिया इसने परमणि देव ने। तो इसकी शक्ति इनके सामने तो बहुत कमजोर है, पृथ्वीराज चौहान के सामने तो छोटे शासक हैं। ये क्या करते हैं, एक नारायणा करके एक जगह है, एक नारायण क्षेत्र है, एक नारायण राजस्थान की साइड में। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। इसके पास इतनी शक्ति नहीं है, परमणि देव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये इससे ही सामना कर पाए। ये इनके मुकाबले बहुत ही कमजोर शासक थे उस टाइम के, इतनी शक्ति नहीं थी इनके पास। ये क्या करते हैं, ये आला उदल को एक लेटर लिख के भेजते हैं, पत्र भेजते हैं कि भाई आला उदल, हमारे देश पे दुश्मन का खतरा है। पहले ऐसा होता था, जिस क्षेत्र में राजा का शासन है वो उसी क्षेत्र को अपना देश मानते थे। पहले पूरे
पूरा देश तो था ही, जैसा अब इस टाइम का भारत है, ये पूरा देश अपना है। उस टाइम में बस खाली जैसे राजस्थान में ये अजमेर है, अजमेर का जितना क्षेत्र है यहाँ का जो राजा है वो खाली इसे ही बस अपना देश मानता था और इसको ही देश मान के इस पर शासन करता था। ऐसे ये कहते हैं कि देख हमारे देश पर खतरा है, इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम आ जाओ। इनकी माता से बोलते हैं परमणि देव, इनके हाथ पांव जोड़ते हैं, इनको बुलाते हैं, ये आ जाते हैं आला उधर। इनकी माता कहती है भाई आ जाओ, अपने देश पर खतरा है, कोई बात ना, ऐसा हो जाकर है गलती, कोई बात ना, कह दी उसने, अब माफी मांग रहे हो, आ जाओ लड़ लो। आ जाते हैं यहाँ आके इससे पृथ्वीराज चौहान से होता है इनका युद्ध। इनसे युद्ध करते हैं, तुमुलगा उस युद्ध का नाम है, जो कि 1182 में लड़ा जाता है परमणि देव के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होगा। यहाँ पे युद्ध में आला उदल बहुत ही बहादुरी से लड़े, बहादुरी से लड़ते हुए वीर योद्धा तो थे ही ये पहले से, इनके बारे में किस्से थे, कहानियां भी थी पहले से, सबने सुनी सुनाई थी। लड़ते लड़ते ये युद्ध भूमि को प्रगति को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध भूमि को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है दोनों की, आला उदल की। तो उस टाइम पर एक कवि थे जो कवि इस युद्ध को देख रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के और परमवीर देव चंदेल के युद्ध को देख रहे थे, वहां से दूर से बैठे हुए देख रहे थे। उनका नाम था जगनी, जगनी करके नाम था उनका। तो उस टाइम पर एक कविता गाते हैं, यानी कि एक शायरी सी बोलते हैं कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। तो तभी से ये कविता फेमस हो गई इनके टाइम की। कभी कभी पूछ भी लेते हैं इसको एग्जाम में कि इसका मतलब होता है कि 12 वर्ष तो कुत्ता जीता, 13 वर्ष सियार और 18 वर्ष का जब कभी भी युद्ध करेगा राजपूत योद्धा क्षत्रिय, जब भी युद्ध करेगा तो हर समय मतलब जब भी लड़ेगा वो ऐसे लड़ेगा जैसे 18 वर्ष का जवान हो। उस कविता का मतलब ये था यहाँ पे कहने का। तो यानी कि उस युद्ध के बाद ये बहुत ही फेमस हो गए थे, उनके लिए कविता लिखी गई, बहुत कविता लिखी, बहुत आला उदल के बारे में गीत भी गाए गए बहुत से। अब यहाँ दुश्मनी हो गई इससे परमणि देव चंदेल से, ये हरा दिया यहाँ दो, एक तो गुजरात से और एक महोबा के शासक से यहाँ दुश्मनी है। अब आते हैं हम कन्नौज पे। कन्नौज पे जयचंद गहरवाल है उस टाइम पे। ये जयचंद गहरवाल उस टाइम के बहुत शक्तिशाली शासक थे, ये पृथ्वीराज से ही माना जाता है कि पृथ्वीराज से भी शक्तिशाली शासक थे जयचंद गहरवाल उस टाइम के। अब इनमें हम दुश्मनी के कारण जान लेते हैं क्या था। जयचंद गहरवाल की एक पुत्री थी सहयोगिता, इनके पिता ने शादी करी थी दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर से, यहाँ अजमेर से यहाँ शादी करी थी सोमेश्वर ने कर्पूरी देवी से। ऐसे ही यहाँ जयचंद गहरवाल ने शादी करी थी, अपनी शादी करी थी इन्होंने अनंगपाल तोमर की बड़ी पुत्री से शादी करी जयचंद गहरवाल ने, और छोटी पुत्री से शादी करी थी इनके पिता सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर ने। तो क्या होता है, पृथ्वीराज और ये संयोगिता इनकी पुत्री जयचंद गहरवाल की, ये जाते हैं अपनी नानी के, इनका नानी का घर हुआ दिल्ली। जब नानी के यहाँ जाते हैं तो इन दोनों में संयोगिता में और पृथ्वीराज चौहान में बात होती है आपस में, तो इन्हें प्रेम संबंध हो जाता है। अब नानी के यहाँ गए हैं तो वहाँ मतलब कुछ मौज मस्ती भी करेंगे, तो वहाँ इनमें प्रेम संबंध है, इनकी बात हुई, बहुत दिनों तक बातचीत हुई। जब इसको पता चला, जयचंद गहरवाल को पता चला इनके बारे में दोनों के कि इन दोनों बातें कर रहे हैं, थोड़ी इनकी टीस थी इस वजह से कि जो इनके पिता थे अनंगपाल तोमर, वो सोमेश्वर चौहान को ज्यादा मानते थे इनके मुकाबले, जयचंद गहरवाल को इतना नहीं मानते थे और पृथ्वीराज को ज्यादा मानते थे। इनको ही मतलब सपोर्ट ज्यादा करते थे पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद गहरवाल को इतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो थोड़ी टीस तो इनकी इस वजह थी पृथ्वीराज चौहान से, और बाकी बची खुची इन्होंने पूरी कर दी। संयोगिता ने, इससे प्रेम हो गया इनको, संयोगिता का और पृथ्वीराज का आपस में प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद इसको पता चली जयचंद गहरवाल को, इसने क्या काम करा, यहाँ से ले आया दिल्ली से लाके, और पृथ्वीराज चौहान को जलाने के लिए, इसको थोड़ा चिढ़ाने के लिए इसने रख दिया इसका स्वयंवर, संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। अब इसको पता चली पृथ्वीराज चौहान को, तो इनका दोस्त था एक चंद्रबरदाई, उसका नाम था चंद्रबरदाई नाम। ये इनके ही दरबार में रहते थे पृथ्वीराज चौहान के। इनका ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म भी साथ हुआ था इनके, और मरण भी साथ हुआ था, मतलब एक साथ जन्म है और एक साथ इनकी मृत्यु हुई थी। इनके दोस्त थे, बहुत ठीक ठाक दोस्त थे इनके। तो इन्होंने मना भी करा था पृथ्वीराज चौहान से, तू खामगा इन चक्करों में मत पड़ा, इसके संयोगी चक्कर में मत पड़ा, तो अपना भी राजपाट खो देगा। जयचंद ठीक ठाक एक राजा है, इसकी थोड़ी भी तूती बोलती थी उस टाइम पे जो शासक थे छोटे मोटे, इसकी तरफ थे कुछ, इससे तो पहले से चिड़े पड़े पृथ्वीराज चौहान से।
अब इसने स्वयंवर रख दिया, राजा महाराजा आए, उस टाइम पे स्वयंवर रहेगा, मतलब खुद इन्हें वर चुनना होता था, और जो भी राजा इन्हें पसंद आएगा उसके गले में माला डाल देंगे। अब क्या होता है कि जयचंद गहरवाल गेट है, ये मान लो गेट है, इस गेट पे इन्होंने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा दी। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा के गेट पे द्वारपाल लगा होता है ना, खड़ा होता द्वारपाल, तो ऐसे ही इनकी सेम मूर्ति बनाई पृथ्वीराज चौहान की और गेट पे लगा दी, गेट पे खड़े कर दिए एक द्वारपाल की तरह, इनकी बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की गेट पे खड़ दी। बहुत से राजा आए, उन्होंने जिक्र भी करा इस बात की, भाई ऐसे गलती कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, अगर उससे दुश्मनी निकालनी है तो उससे युद्ध कर लो, युद्ध करके उससे दुश्मनी निकालो, पर आप ऐसा मत करो। जयचंद गहरवाल ने नहीं मानी इनकी, ये ऐसी यही मूर्ति लगी हुई है। जितने भी राजा थे सब बैठ गए यहाँ, कुर्सियों पर बैठे, कुर्सी लगी हुई है, यहाँ बैठ गए। अब संयोगिता आती है, संयोगिता को तो पहले से ही पता था कि हाँ अभी शादी करूंगी तो एक उससे ही पृथ्वीराज चौहान से करूंगी, नहीं किसी से करूंगी नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान को ही पता है कि हाँ उसका स्वयंवर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रखेगा ही, जब भाई प्रेम संबंध है दोनों का, सारी नॉलेज तो रखते ही एक दूसरे के बारे में कि क्या चल रहा है वहाँ, क्या नहीं चल रहा, ये सारा सब कुछ ये अपडेट कर रहा था, सारा नॉलेज ले रहा था वहाँ से कि स्वयंवर हो रहा है यहाँ। अब जितने भी यहाँ राजा बैठे थे सब कुर्सियों में लाइन से, इसने यहाँ से घूम के किसी के भी गले में माला नहीं डाली, इन्होंने ये आई गेट पर और इसकी मूर्ति के गले में माला डाल दी। मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, पता था इसमें पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है, माला डालने। जितने भी राजा थे सारे गुस्से में आ गए कि भी हमारी बेइज्जती करनी थी तो हमें बुलाए क्यों, ये वो कहने लगे। पर लेकिन कुछ समझदार भी थे, जो समझदार आए थे उन्होंने बोला कि भी देखो ये है स्वयंवर, स्वयंवर में तो ऐसा ही होता है, जो उसे अच्छा लगा उसने उसके गले में माला डाल दिया, उसके मूर्ति गले में डाल दी तो मूर्ति, उसकी मर्जी, उसका मन था, उसका उससे विवाह करने का मन है तो उसके गले में डाल दी। अब इसको गुस्सा आया था, गुस्से में ये अपनी पुत्री को बंद कर देते हैं कमरे में। अब पता चलता है यहाँ पृथ्वीराज चौहान को इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से कि भाई वहाँ तेरी प्रेमिका को बंद कर दिया कमरे में उसके पिता ने। अब ये क्या करते हैं, कुछ सेना को इकट्ठी करते हैं, सेना इकट्ठी करके आते हैं कन्नौज में, कन्नौज में सेना ला के अपनी थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं। यहाँ अचानक से इस पर हमला बोल देते हैं जयचंद गहरवाल पे, और यहाँ से उठाते हैं संयोगिता को और चल देते हैं, ले आते हैं अपने अजमेर। अजमेर ला के विवाह करते हैं, शादी हो जाती है इन दोनों की। हालांकि चंद्रवरदाई इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, वो बोलते भी हैं कि यार ऐसा मत कर, देख ये जयचंद गहरवाल की पुत्री है, ठीक ठाक राजा, पर लेकिन पता है जब प्रेम होता है तो प्यार में तो कुछ भी कर गुजर जाने का एक भूत सा सवार रहता है, ऐसे इन्होंने करा। उठा लाए, उठा के फिर शादी कर ली यहाँ। अब क्या होता है, इसके कुछ दिनों बाद इससे दुश्मनी तो हो गई यहाँ। अब यहाँ से गजनी से मोहम्मद गोरी आ रहा था भारत की तरफ, ये भारत की तरफ आ रहा है, और वो इंतजार में था कि किसी खास में हो, कि मैं इंतजार में देख रहा था कि मैं कब आक्रमण करूं भारत पर। अब इसको एक जयचंद गहरवाल से दुश्मनी हो गई। अब जयचंद गहरवाल, यहाँ भीमसेन और ये परमेश देव, यहाँ के शासक, चारों तरफ के शासक जितने भी हैं ये सब इससे जले बैठे हैं यहाँ पृथ्वीराज चौहान से, इसकी तरफ से तो कोई युद्ध लड़ेगा नहीं। अब जयचंद गहरवाल थोड़ी शक्ति तो थी इसके पास भी, शक्तिशाली राजा था उस टाइम पर, ठीक ठाक, कुछ इसका भी दबाव तो छोटे राजा को, वो भी साथ नहीं देंगे यहाँ पृथ्वीराज चौहान का। अब माना तो ये भी जाता है कि थोड़ी जयचंद गहरवाल ने भी इसकी तरफ से चाल खेली थी पृथ्वीराज चौहान से, इसने भी गोरी को मतलब थोड़ा न्योता सा दिया था, इसने भी बताया था उसके बारे में कि ऐसे इस तरीके से आक्रमण करोगे तो ये जीत जाएगा या हार जाएगा। पर हम बात कर लेते हैं जो फैक्ट रियल उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भटिंडा है राजस्थान में। अब भटिंडा में क्या हुआ, ये गजनी है, गजनी में मोहम्मद गोरी का शासन चल रहा है। मोहम्मद गोरी गजनी से आया और गजनी से आके इसने यहाँ अधिकार कर लिया भटिंडा में। जब यहाँ अधिकार कर लिया, पृथ्वीराज चौहान अपने यहाँ है। अब इसको पता चला, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पता चला, चंद्रवरदाई ने पहले ही मना कर था यार की शादी मत कर, लेकिन लिया। अब सहयोगिता से नई नई शादी हुई थी तो क्या था, ये 1 साल तक पूरे मतलब कोई भी ऐसा शादी होगी तो सब इसमें लग जाते हैं, इसकी रासलीला में खोए रहा, इसके प्रेम में खोए रहा, इसे कुछ दिख नहीं रहा था आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं, कोई दिक्कत ना, जैसे भी दिख जाएगी। पर फिर भी यहाँ सेना ले गया, छोटी सेना ले गया, एक हरा दिया यहाँ से हराने के बाद इस पर अधिकार कर लिया अपने क्षेत्र पर। फिर क्या होता है, गोरी फिर सेना तैयार करता है। इसकी उस टाइम पे सेना मानी जाती है कि 1,20,000 सैनिक थे उस टाइम पर, 1,20,000 सैनिक।
और सेनापति कुछ सेना बाहर से लेता है। इन गुजरात में पहला आक्रमण कर दिया था, मालवा क्षेत्र का, सॉरी मुल्तान क्षेत्र पर इसने आक्रमण करा था। कुछ सेना ये वहां से लेता है, कुछ गजनी से लाता है। 1151 में आते हैं तराइन के पास, तराइन है हरियाणा में, 1191 में, सन 1191 में यहाँ लाके इसने अपनी सेना डाल दी हरियाणा के पास में। अब सेना डाल दी, दोनों तरफ सेना आ गई, पृथ्वीराज चौहान की भी और मोहम्मद गोरी की भी तराइन में आ गए। अब एक मेन बात तो देखी कि जितनी भी लड़ाई है, ये बड़ी बड़ी लड़ाई, ज्यादातर इसको सहयोग तो एक तरह से ये मानते हैं कि इसके भारत की दुर्दशा है ये, लेकिन पर इसकी भी इनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो बस खाली प्रेम ही करा था, प्रेम करा था, तो इसमें कोई इनकी गलती तो थी नहीं कि यहाँ जो इनकी बेच जाएंगे। अब पृथ्वीराज जब इनके इतने प्रेम में खो गया है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अब इनका तो इसमें दोष नहीं है कि वो युद्ध हार गया उसकी वजह से, पर फिर भी मानते हैं कि सहयोगिता को दुर्दशा कहते हैं कि यही भारत की दुर्दशा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था 1191 का तराइन का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही मुस्लिम शासकों का भारत पर राज हो गया था। ये बोलते हैं कि दुर्दशा है ये, पर मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इसमें इनकी भी इतनी गलती नहीं है। अब ये इन्होंने प्रेम ही तो करा था, इससे प्रेम करने के बाद अगर इसकी पृथ्वीराज इनके ही प्रेम में खोए रहे, राजपाट सब कुछ देखना छोड़ दे कोई भी है, तो उसका अंजाम तो सही भुगतना पड़ेगा खुद को। तो कुछ इनके पिता की भी गलती थी, अगर ये यहाँ पर इनकी शादी करा देते दोनों की, तो क्या पता ये गजनी गोरी आक्रमण ही ना करता कभी, क्योंकि इन्होंने भी कुछ, सुना जाता है कि इन्होंने भी कुछ बताया था मोहम्मद गोरी को, इसके बारे में कुछ राज बताए थे। जब ये आक्रमण नहीं करता तो मुस्लिमों का शासन नहीं आता हमारे देश में, मुस्लिमों का राज नहीं होता हमारे देश में, क्योंकि ये शक्ति रहती है। अगर आक्रमण करता भी तो ये यहाँ पर जयचंद गहरवाल मिला रहता, इसके साथ और 2-4 शासक आते, तो वो फिर मिलकर युद्ध लड़ते मोहम्मद गोरी से, तो इसको निकाल देते देश से, ये भारत में कभी एंट्री नहीं कर पाता। पर लेकिन गलती तो इनकी भी थी, और इनकी दोनों की गलती रही इसमें, जिस वजह से मुस्लिमों का राज हुआ। हम जान लेते हैं इनके बारे में आगे। 1191 में ये आ गए यहाँ हरियाणा में। हरियाणा में जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो सारे हरियाणा में ही हुए हैं। आप कुरुक्षेत्र का युद्ध ले लो, वो भी यहीं पर हुआ। पानीपत का युद्ध वो भी यहीं पर हुए। तराइन का इम्पोर्टेंट युद्ध था, ये भी यहीं पर हुआ। 1191 में युद्ध है, यहाँ सेना डाल दी दोनों ने। इनकी तरफ से एक तो मेवाड़ के शासक थे उस टाइम पर संग्राम सिंह, एक संग्राम सिंह लड़ते हैं, और एक इनके सेनापति थे गोविंद राय। इनकी तरफ से ये सेनापति 2-3 शासक थे ये इम्पोर्टेंट, ये युद्ध कर रहे हैं। 1191 में पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करा, इन्होंने आक्रमण को इसको विफल कर दिया, ठीक ठाक से विफल कर दिया। ये एंट्री नहीं कर पाया भारत में, इसको घायल कर दिया मोहम्मद गोरी को। घायल करने के बाद ये मोहम्मद गोरी की जितनी भी सेना थी, इन्होंने बचाया, सैनिकों ने बचा के इसको निकाल के, और यहाँ से गजनी ले गए इसको। गजनी ले गए। बाद में जब इसको होश आया मोहम्मद गोरी को, तो इसने बोला भी कि मेरे को क्यों ले आए वहां से, मेरे को वहीं मर जाने देते। इसको गुस्सा आया बहुत, इसने कसम खा ली कि मैं दोबारा आक्रमण करूंगा भारत पे, और इस बार अच्छी तैयारी करी इसने, और अच्छी तैयारी से आक्रमण करूंगा। तो जब ये दोबारा में आया था, यहाँ पर शादी हो गई थी, मैंने बताया इसकी यहाँ शादी हो गई कन्नौज में सहयोगिता से। ये अभी भी इनकी चक्कर में लगा हुआ, कहीं ना बाहर जाना ना कुछ, अपने अंदर ही रहना महल में। ये इसके दोस्त, बस एक इनको ही परमिशन थी कि इनसे डायरेक्ट मिलने की, पृथ्वीराज चौहान पे। उस टाइम पे और कोई मिल नहीं सकता था इनसे। अभी ये तो सोच रहे हैं कि जब मैंने पहली बार हरा दी तो क्या कौन करेगा मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी दुगनी तैयारी में लग गया यहाँ पर। इसने और धनुर्धर तैयार करे अपने, और सेना ली इसने, कुछ अपने गजनी से लिए मुस्लिम सेना, कुछ मुस्लिम सेना ली, हिंदुस्तान से ली कुछ सेना की, जो क्षेत्र ने जीत रखा था वहां से कुछ सेना तैयार करी। इस बार और दुगनी तरह से मतलब तैयारी करी इसने, एक बार मार खाया बैठा पहले से, ये दुगनी तरीके से तैयारी करेगा अपनी। पर लेकिन क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर में ये अंदर ही अंदर है, ये बेफिक्र है बिल्कुल, इन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है कि आक्रमण होगा तो देखा जाएगा। ये मतलब बिल्कुल भूले बैठे हैं कि मैंने कोई पृथ्वी गोरी नाम का कोई शासक भी हराया है, या वो दोबारा आक्रमण करेगा भारत पर। अब ये अनजान होते इस बात पे। अब लाहौर, ये गजनवी भी बिल्कुल आराम आराम से आता है, चुप चुप 1 साल के बाद ये लाहौर में आके, यहाँ लाहौर है, लाहौर में आके इन्हें नोता भेजता है कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, या मेरे से युद्ध कर लो, एक चीज कर लो कोई सी भी। अब पृथ्वीराज चौहान है, शासक है, पहले ही हरा चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में पूरे, मना तो करना ही है इन्हें। मना कर दिया इन्होंने, मना करते कि भी मैं अधीनता स्वीकार कैसे कर लूँ तेरी, मंत्री हरा दिया तो फिर ये युद्ध होगी।
वही घोड़े, वही हथियार, वही मैदान और वही सैनिक, वही तलवार। बस क्या बदलेगा, डेट बदलेगी। द्वितीय पहला युद्ध ये होगा और दूसरे युद्ध की डेट 1192। तैयारी इसमें किसकी बढ़िया है, तैयारी इसकी बढ़िया है, मोहम्मद गोरी की बढ़िया है, पृथ्वीराज चौहान की बोथल की तैयारी है इस टाइम पर। वो बिल्कुल पता ही है सवेदा के चक्कर में लगे हुए हैं यहाँ, बस रासलीला में अपनी भी मगन है। और इन्होंने चंद्रप्रदाय ने फिर बताया भाई थोड़ा ध्यान दे लो यार इसकी तरफ, युद्ध की तरफ मोहम्मद गोरी आ रहा है और आक्रमण करने वाला है, वो थोड़ा ध्यान दो। इन्होंने बोला यार पहले ही हरा दिया हमने एक बार, फिर दोबारा हरा देंगे, आने तो देख लेंगे जैसे भी होगा, तू टेंशन ना ले, तू मुझे अब तो अपना काम कर, मुझे अपना काम कर, इन्होंने ऐसे बोल दिया। बोलने के बाद ये आया लाहौर में, आके इन्हें न्योता दिया, न मानी इनकी बात स्वीकार ना करें इनकी अधीनता। फिर क्या होता, तराइन के युद्ध में आ गए दोनों। वहां आके ये चाल खेलता है मोहम्मद गोरी, एक चाल खेलते हैं, बोलते हैं कि यार मैं तो मतलब इनकी सेना देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की कि मैं तो संधि के उद्देश्य से आया हूँ, मैं युद्ध युद्ध करने के लिए नहीं आया, मैं संधि की बात करने आया हूँ, संधि बंदी कर लेंगे ठीक है। मैं अब दोबारा गजनी जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास, उनसे पूछ के आऊंगा, वहाँ गजनी से आऊंगा लौट के, तो जब देखेंगे बाद में कैसे संधि करनी है कैसे नहीं। ये अभी फिलहाल मैं बस खाली संधि के लिए आया था, बातचीत करने की, संधि कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। अब इनकी सेना थी, सेना को सबको ये लग गया कि हाँ अब क्या आक्रमण करेगा, गजनी जाएगा, गजनी से आने जाने में पूरा 1-1.5 महीने लगेगा, 1-1.5 महीने में तो इतने आएगा देख लेंगे, फिर दोबारा तैयारी कर लेंगे। अब ये सब ने इन्होंने रात में अपनी मौज मस्ती करी, मौज मस्ती करके जितनी भी सेना थी इसकी सो गई, पृथ्वीराज चौहान की सो गई। अब सुबह को जैसे उठे, 4-5 बजे का टाइम था, सेना संभल नहीं पाई इनकी, मोहम्मद गोरी ने अचानक आक्रमण कर दिया धोखे से, यहाँ धोखा हो गया इनके साथ, आक्रमण कर दिया। तो जितनी भी पृथ्वीराज की सेना सब तितर बितर बिखरी हुई थी, अब किसी को संभलने का इतना जल्दी मौका नहीं मिला। माना जाता है कि पृथ्वीराज का एक घोड़ा था नाट्यरमा, पृथ्वीराज को जब इनका घोड़ा था कि मोहम्मद गोरी से चेंज करवाया था किसी ने घोड़ा, ऐसा बोलते हैं, पर लेकिन ऐसे बस खाली मनगढ़ंत कहानियां हैं, रियल नहीं है। पर हम फिर भी इनके घोड़े का नाम याद कर लेंगे, तो नाट्यरमा घोड़ा है इनका। ये इनका घोड़ा इन नाचने में नहीं पड़ता, ये नाच रहा था, मतलब इतनी जल्दीबाजी में ऐसा हुआ था कि आए तो ये हाथी पे थे, पर लेकिन इनके हाथ लगा था घोड़ा, और ये घोड़े पे ही युद्ध करने लगे। अब ये नाच रहा है घोड़ा, इसे घोड़े को संभाले या युद्ध करें, तो ये युद्ध का कुछ परिणाम तो क्या था, जाना तो गोरी की तरफ ही था, इतनी जल्दबाजी में धोखे से आक्रमण कर दिया। इनके सेनापति थे तैयार भी नहीं हो पाए थे लड़ने के लिए, इतनी जल्दबाजी में आक्रमण हुआ था ये, और यहाँ ये युद्ध को इसको हार जाते हैं। हारने के बाद कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इनको यहीं पर मार दिया था, और कुछ कहते हैं गजनी ले गया था, पर लेकिन ऐसा माना जाता है बाद में इनके शासन का कि इन्हें यहीं पर इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने, पृथ्वीराज चौहान जी ने इनकी स्वीकार करने के बाद कुछ सालों तक शासन करा था। फिर ये इनकी किसी षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी थी, मोहम्मद गोरी ने हत्या करवाई थी षड्यंत्र में फंसा करके इनको। अब यहाँ गजनी में ले जाने की बात बताता है चंद्रबरदाई इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है इन्होंने। अब ये जब इसको ग्रंथ को लिख रहे थे तो इनका एक पुत्र था जल्लड़, ये इसको बीच में ही छोड़ के जल्लड़ को सौंप दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ गजनी पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये इनकी पृथ्वीराज रासो में मिलता है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ कि पृथ्वीराज को ये अपने साथ ले गए थे गजनी में मोहम्मद गोरी, और वहां पे इनकी हत्या हुई थी। ये बताते हैं कि यहाँ गजनी में ले जाने के बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बार इनकी तरफ देख रहे थे, गोरी की तरफ, तो गोरी ने बोला आंख उठा कर देख रहे थे, गोरी ने बोला आंख नीचे कर। इन्होंने बोला कि मैं चौहान हूँ, राजपूत हूँ, मैं राजपूत कभी भी अपना सिर नहीं झुकाता, आंख नीचे कर तो मैं बिल्कुल न देखूं, कुछ भी कर ले जाए। उसने आंख निकलवा दी। आंख निकलवाने के बाद चंद्रबरदाई खुद बताते हैं, ऐसी बात में लिखते हैं अपने ग्रंथ में, उस बात को बता रहा हूँ क्या लिखते हैं। फिर ये चंद्रबरदाई कहते हैं मोहम्मद गोरी से कि मेरे राजा इतने निपुण हैं कि ये बिना देखे भी कहीं भी बाण चला सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं बिना देखे भी। बोलते थे शब्दभेदी बाण चलाना आता था इन्हें, पृथ्वीराज चौहान को, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास जाके कि भाई तुम्हारे पास से 4 बांस दूर और 24 गज
और 4 अंगल 8 अंगल ऊपर, मतलब मोहम्मद गोरी बैठा है और राजपूताना की भाषा में बोलते हैं मोहम्मद गोरी बैठा है और वहाँ तीर चला दो। मोहम्मद गोरी ने तीर दे चलाने के लिए, ये तीर चलाते हैं, मोहम्मद गोरी को मार देते हैं वहाँ। मोहम्मद गोरी को मारने के बाद चंद्रबरदाई अपने भी खुद चाकू से अपने आप को ही मार लेता है और पृथ्वीराज चौहान को ही मार देता है। ऐसा ये बताते हैं चंद्रबरदाई, बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कि ऐसी कहानी, पर लेकिन ये कुछ विद्वान मानते नहीं है इस कहानी को, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब जैसे है तो वही कर लो, आप मानो तो मान लेना, नहीं है इतनी, वैसे जितने भी विद्वान है इसको मानते नहीं है इतनी कहानी को। और ये जो बताते हैं कि हाँ नाट्य रमा घोड़ा था ये नाचने वाला, ये भी कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि हाँ कोई घोड़ा चेंज कर देगा ऐसे आगे, इनके ऐसे कोई कैसा जाएगा दूसरी दुश्मन सेना का घोड़ा आगे कैसे चेंज कर देगा। ज़्यादातर तो ये मतलब हार छुपाने के ही हुए हैं। पर कोई ना, अगर आपको लगे ये कहानी अच्छी है तो इसे मान लेना। वैसे लिखी हुई है इनके द्वारा, लिखी हुई चंद्रबरदाई के द्वारा, इनके टाइम के थे ये कवि थे, इनके दरबार में रहते थे। थोड़ा बहुत तो ये पक्षपात करेंगे, इनके बारे में ज़्यादा लिखेंगे, और बाकी मैंने बता ही दिया। अब इनके बाद में मोहम्मद गोरी यहाँ पर राज करेंगे। राज करने के बाद इस्लाम मुस्लिम स्थापना की यहाँ पर नींव पड़ जाएगी। नींव पड़ने के बाद अब यहाँ मुस्लिम शासक राज करेंगे हमारे भारत में। गलती तो वैसे इनकी भी नहीं थी सारी, पृथ्वीराज चौहान की। अगर ये सारे एक होते तो क्या पता शायद मोहम्मद गोरी हमारे देश पर आक्रमण करता, पर राज नहीं कर पाता कभी, मुस्लिम स्थापना कभी हो ही नहीं पाती, मुस्लिम शासक कभी आ ही नहीं पाते हमारे देश में। पर क्या करें, उस टाइम पर दुश्मनी इन्होंने सबसे कर ली थी, यहाँ गुजरात में भी, और चारों तरफ कोई इनके साथ था नहीं, बस 2-3 राजा इनके साथ गए थे लड़ने के लिए और वो हरा दिए वहाँ। हारने के बाद अब मुस्लिम शासक राज करेंगे भारत पर। देखो, अगर मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करी है, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब ना करा हो चैनल, और लाइक कर देना। और आगे तो हम इतिहास पढ़ेंगे इसके बाद।